आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 13वां भाग लेके आ रहे हैं, जो आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा और ये आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना, हिंदी या फिर इंग्लिश में इसको पढ़ना, तो आप इस ऐप पे जाके इसे इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। पीडीएफ इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए, सबसे पहले जब भारत आज़ाद होता है तब केवल 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। आज जहां आप देखेंगे कि 28-29 राज्य हो गए हैं, उस समय केवल 14 थे। जब आज़ादी हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी और सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की जा रही थी। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामल्लू। इन्होंने एक आमरण अनशन शुरू किया 56 दिनों का। इससे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इससे पूछा गया आयोग से कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना ठीक है या फिर नहीं। तो इस आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ जो रामल्लू थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दबाव में आकर के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के लिए मतलब उसको अलग करने की घोषणा कर दी। यानी कि सबसे पहले अगर भाषा के आधार पे कोई राज्य बना तो ये था आंध्र प्रदेश। 1953 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये बन के तैयार हो गया 1956 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले गठन किसका हुआ, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। अभी हम इसी की कहानी आपको बता रहे थे। इसके बाद कई सारे स्टेट बने, जैसे कि नागालैंड में भी कुछ इसी तरह का हुआ। इसके अलावा गुजरात की मांग की जाने लगी, जो कि महाराष्ट्र से कट करके बना। तो सबसे पहला वाला पूछा जाता है और आप याद रखिए ये है आंध्र प्रदेश, जिसको 1953 में इसके लिए एक भाषा के आधार पर इसको गठन किया गया। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 22 भाग हैं और हर भाग में कुछ न कुछ आर्टिकल हैं और सभी आर्टिकलों में तरह तरह के रखे गए हैं। अगर आप पहले भाग के बारे में देखेंगे, वैसे इसमें भाग दूसरे के बारे में कहा गया है, तो भाग दूसरे में नागरिकता है। अगर पूछा जाए कि पहले भाग में क्या है, तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य के बारे में बताया गया है। मतलब बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें इतने राज्य होंगे, इतने यूनियन टेरिटरी होंगी, और जब भी कोई राज्य बढ़ेगा या फिर यूनियन टेरिटरी बढ़ेंगी तो उनको इसी में जोड़ लिया जाएगा। मतलब कि पहले भाग में। तीसरे भाग में क्या है, दूसरा में तो हमने देख लिया नागरिकता। तीसरे में क्या है, तीसरे में है मौलिक अधिकार। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तीसरे में है मौलिक अधिकार। चौथे में है नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा पांचवें में क्या है, पांचवी भाग में संघ है। छठवें भाग में राज्य हैं। सातवें भाग में अनुसूची के बारे में बताया गया है। आठवें के बारे में संघ, राज्य, क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो कई बार पूछे गए हैं उनके बारे में बता दें तो भाग जो 15 है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो ये सारे भाग हैं जो कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है कैसी, तो यहाँ पे सिंगल नागरिकता है। मतलब कि केवल आप यहीं के नागरिक रहेंगे या फिर किसी और देश के। अगर किसी और देश के आप नागरिक हो जाते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये यहाँ का नियम है। अब देखिए, कई बार एक मानद नागरिकता दी जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपको नोबेल मिलता है तो नोबेल के साथ साथ आपको स्विट्जरलैंड की एक मानद नागरिकता मिलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, वो परमानेंट नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं किसी देश का आप परमानेंट नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक आपसे छीन ली जाती है। राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है, मतलब कि कौन सबसे पहले बाद में बना, उसके बाद बना। तो अभी आप देखेंगे कि 2000 में उत्तराखंड बना था। इसके अलावा अगर 2014 की बात करें तो तेलंगाना बना था। 2019 की बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा राजस्थान बना था 1958 में, महाराष्ट्र बना था 1960 में और हरियाणा बना था 1966 में।
अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन कौन है। यहाँ पे जो भी दिए गए हैं सारे सही है। परीक्षा में आपसे सही वाला पूछा जाता है, वहाँ पे 1 सही और 3 गलत दिया जाता है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो यहाँ पे तीनों सही है। परीक्षा में आपको 1 सही दिया जाता है और वही आपसे पूछा जाता है। सही कथन बताइए। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ, इसके पश्चात कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हमने आपको पहले ही बताया कि 1953 में इसको अस्वीकार किया गया था। 53 तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं बना जो कि भाषा के आधार पे हो। लेकिन जब रामल्लू की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाने के लिए घोषणा कर दी गई। उल्फा उग्रवादी कहाँ पे रहते हैं? तो उल्फा उग्रवादी संबंधित है असम में। पीपुल्स वार ग्रुप ये एक आतंकवादी संगठन है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के अंदर है? मतलब एक नदी है कावेरी, उसके जल को लेकर के कौन राज्य कितना जल यूज करेगा, इसको लेकर विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 आर्टिकल भी याद रखिए। तो अगर आपका यहाँ पे जन्म होता है, मतलब कि केवल जन्म से नहीं हो गया, जैसे कि अगर कोई विदेशी यहाँ पे घूमने आए हैं और उनके बच्चे का यहाँ जन्म होता है तो ऐसे नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। आपके माता पिता यहाँ के हैं तभी आपको नागरिकता मिलेगी देशीकरण के द्वारा। और अगर आप किसी भूभाग पे हैं और उसे भारत में सम्मिलित किया जाता है तब आपको ऑटोमेटिक नागरिकता दे दी जाती है। जैसे कि अगर भारत से सटा हुआ इधर आप देखेंगे कि बांग्लादेश है नीचे, तो अगर बांग्लादेश का कोई हिस्सा, जैसे यहाँ पे ये बांग्लादेश है यहाँ तक, इसका कोई हिस्सा अगर हम अपने भारत में मिलाते हैं जीत करके या फिर किसी समझौते के तहत, तो ऑटोमेटिक जो इस भूमि पे रहने वाले लोग हैं ऑटोमेटिक वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस तरह उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारतीय कार्ड धारक जो कि प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत करना है, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो इसके लिए वो अभ्यस्क बच्चा होना चाहिए और उसके अभिभावक मतलब गार्जियन भारतीय होने चाहिए। भारतीय नागरिक की अगर कोई विदेशी मूल की पत्नी है तब भी उसको भारतीय कार्ड धारक के रूप में नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। एक व्यक्ति का परपोता या फिर परपोती जो कि दूसरे देश का नागरिक है और जो व्यक्ति है वो भारतीय है, किंतु उसके पितामह, पितामही, मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, तब भी उनको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि सही कथन क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांग को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 1 तक अंतर्विष्ट किए गए। मतलब कि जो 7 सिस्टर आप देखते हैं, जो असम के आसपास जो भी राज्य हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारे यहाँ क्या है? तो सिंगल सिटीजन है, मतलब कि सिंगल नागरिकता का। हमारे यहाँ जो नागरिकता वाला कानून लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि लंदन से। अगला है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत रखने के लिए सक्षम कौन है? मतलब कि नागरिकता के लिए, जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि आपके पिता को भारतीय होना चाहिए, माता को इतने साल रहना चाहिए, तो ये जो नागरिकता के शर्त हैं इसको कौन इसमें चेंजेस कर सकता है? तो इसके लिए एक पावर है केवल और केवल संसद को। अब संसद कहने का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अभी आपने देखा कि 2019 में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी थे उनके लिए। तो नागरिकता के बारे में जो अंतिम पावर है ये संसद को ही है, कोई राज्य की विधायिका इसको चेंज नहीं कर सकती। सही कथन है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। वैसे हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं।
क्या आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मौलिक अधिकार है वादी योग्य, मतलब कि व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उसको कभी कभी खत्म भी किया जाता है राज्य के द्वारा, और अगर आपके किसी अधिकार का हनन होता है तो आप उसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब कि उस पर आप वाद विवाद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके होता है, मतलब कि 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो आपके अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। कब? इमरजेंसी के टाइम पे। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं किस भाग में? देखिए, अनुच्छेद की बात करें तो यह है 1235, और अगर कहे कि भाग, तो भाग है ये तीसरा। पहला में संघ और राज्य, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार। तीसरे में जो आर्टिकल हैं ये है 12 से लेकर 35 तक। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल है 14। इसमें सत्ता को भी बताया गया है कि मतलब कि आप किसी को भी भेदभाव नहीं करेंगे, समान संरक्षण के लिए बताया गया है आर्टिकल 14 में। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है किसके द्वारा? यह है भाग 3 अनुच्छेद 21 के तहत। मतलब कि अनुच्छेद 21 में क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कई तरह की समानता है, तो ये मिलता है आपको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में। कई तरह के अधिकार हैं, जैसे सामाजिक अधिकार, नौकरी में अधिकार, तो इस तरह। शिक्षण संस्थाओं में एवं गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है तथा अन्य पिछड़ों की अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आर्टिकल 15(5) में। तो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन जोड़े गए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी लूसेंट वाली सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े आसान क्वेश्चनों को जगह दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यहाँ पे कथन दिया गया है और इसके अलावा एक कारण। तो अब इसमें से क्या होता है कि बताना होता है आपको कि कौन सही है, और अगर सही है तो क्या उसका व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो कर सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों के, अब कोई व्यक्ति कैसा है, अगर जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाती है तो तब तक उसके साथ भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसकी कैटेगरी अलग है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा, ये आपको भी पता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। समान लोगों में, यहाँ पे कैटेगरी की बात हम कर रहे थे, ओबीसी और एससी एसटी की। अगला है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय यानी कि संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। मतलब कहने का यह है कि राज्य में कोई कानून बना है और वही कानून अगर संसद में बनता है तो संसद वाला कानून ज़्यादा पावरफुल होगा, ये आर्टिकल 13 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य यह है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, और इस मौलिक अधिकार के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये है जो 4 अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, मतलब कि 19, 20, 21 और 22। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है समता के अधिकार के अधीन। एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, अगर आपने देखा हो तो उसमें इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों में सक्षम किया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं अभी, उसमें क्या है कि समान मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, और ये आपको आर्टिकल 14 से 16 में मिलता है, जिसमें 16 में यह है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। 14वां है कि विधि के समक्ष सबकी समानता होगी, मतलब कानून के सामने जो भी होगा बराबर होगा। तो ये दोनों आर्टिकल मौलिक अधिकार के तहत आते हैं।
अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। मतलब कि आपको स्वतंत्रता होगी, आप अपने मर्जी से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, हालांकि मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं। ICCPR के अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है, तो यह है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि आप कितने साल तक के बच्चों को आप इसमें काम करा सकते हैं, कितने साल तक के बच्चों को कारखाना में नहीं काम करा सकते हैं, तो यह है आर्टिकल 24। भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये है 14 से 18 समता का जो अधिकार है, 14, 15, 16, 17 और 18, कुल मिला के 5। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित है, मतलब वही समानता के बारे में। तो कानून के समक्ष 14 है, सामाजिक समानता 15 है और अवसर की समानता 16 है। बच्चों का शोषण नहीं आप कर सकते हैं, ये 24 में है, मतलब कि 14 साल तक के बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत नहीं होगा, मतलब जैसे पहले छुआछूत होता था, ये अनुच्छेद 17 के द्वारा उसको खत्म किया गया है। देखिए पहले होता क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जो दलित थे या फिर जो भी छोटी जाति के लोग थे उनसे छुआछूत रखा जाता था, उनको दूर बैठाया जाता था। उसे दूर करने के लिए आर्टिकल 17 का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है कि अगर एसी का कोई सदस्य इसके खिलाफ कोर्ट जाता है तो कोर्ट इस मामले पे विचार कर सकता है इसी आर्टिकल के तहत। अगला है कि भारत में छुआछूत का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगर भारत में छुआछूत अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है तो इसे कैसे खत्म करेंगे? तो एक तो कानून बना करके, दूसरा शिक्षा, सबको शिक्षित कर करके, और तीसरा सबको इसके बारे में बता करके कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छुआछूत करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह भारत में छुआछूत को खत्म किया जा सकता है। मद्रास राज बनाम द्वयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह कौन है? तो यह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जनजाति मतलब एसी एसटी को जो मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार मिला है, ये आर्टिकल 17 में मिलता है और इसी में छुआछूत का भी अधिकार है। आप देखते हैं कि भारत में सब व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, इसके अलावा प्रेस को भी आज़ादी है, प्रेस को भी, वो भी बोलते हैं, लिखते हैं, उनकी मीडिया है। तो इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? तो यह है अनुच्छेद 19(1) अ में। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो लगता है कि उसको कम आज़ादी मिल रही है, प्रेस वाला आता है माइक लेके तो कहता है कि हमें स्वतंत्रता है। तो प्रेस के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, प्रेस को भी उतना ही आज़ादी है जितनी कि एक व्यक्ति को आज़ादी है। सबकी एक सीमा है और सबको उसी सीमा में रह के बोलना पड़ता है। भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें है? यह है अनुच्छेद 19 में। मतलब कि अनुच्छेद 19 में ही बताया गया है कि आप कितना हद तक आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? तो यह है मृत्युदंड। मृत्युदंड के बारे में नहीं बताया गया है, ये जब आपकी गिरफ्तारी होती है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 21 में। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता इसके तहत नहीं आती है। जैसे जो आपको अधिकार मिले हैं उसमें यह है कि आप कहीं पर भी बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो रहे हैं और किसी का घेराव कर रहे हैं तो ये आपके अधिकार में नहीं आता है। आपको बस इतना अधिकार है कि आप बिना हथियार के कहीं पर भी शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। जैसे कि एक राज्य है, यहाँ पे सीएम है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, अगर ये हमेशा सीएम को मतलब कि उनकी आलोचना कर रहा है तो इसके अधिकारों को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म करेंगे तो वो कोर्ट जा सकता है। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को कौन संरक्षण देता है? तो ये है आर्टिकल 21। निजता का अधिकार जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधारभूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 21 में, और यह है भाग 3। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।